ठीक है। अब आगे देखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन के नियम। अब इधर देखो, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन कितने? दो नियम होते हैं। नियम नंबर 1 इधर देखो, रूल नंबर 1 है इधर, ये क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देख, जैसे कि ये क्या है, ये अगर हम मिरर मान लें और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो अविलंब किधर होगा? बीच में होगा। तो इधर देखो, ये एक ही प्लेन में हो गए, सेम प्लेन में हो गए। अगर ये हमारा मिरर है तो इसी के ऊपर है ना, तो क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला रूल होता है, ठीक है। पहला रूल क्या होता है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ होता है, दूसरा रूल होता है कि आपतन कोण, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। सदैव ये दोनों एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर। तो परावर्तन की ये शर्त होती है कि आपतन कोण जो होता है, अगर हम एंगल आई इसको मान लें और एंगल आर इसको मान लें, तो क्या हो जाएगा? एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर। तो पहला रूल बताया, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा रूल होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर? ठीक है। इसके आगे टॉपिक है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। छोटा सा टॉपिक प्रतिबिंब और है, वो तो सिंपल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं वैसे, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसी तरह से अब सब डायरेक्ट पढ़ाते हैं तुम्हें स्फेरिकल मिरर, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर को हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, ठीक है। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। जैसे ये कोई हमारे पास गोला है, ठीक है, कांच का क्या है? खोखला गोला। कांच का हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है। कांच का क्या है? एक खोखला गोला है, ठीक है। एक और बना देते हैं यहाँ से, दो प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। इस तरह से कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। अगर कांच के खोखले गोले को बीच से क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। बीच से क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। बीच से काट के क्या कर दिया जाए? एक साइड पर इसके पॉलिश कर दी जाए, जैसे यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी, ठीक है। अंदर की ओर पॉलिश है इसमें, ठीक है। अगर इसको एक साइड से काट दिया जाए, ठीक है, एक तरफ से क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए और बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए, किधर? एक तरफ ये पॉलिश कर दी, ठीक। तो ये दोनों तरफ पॉलिश हो गई, दो तरह के बन गए। तो क्या होता है गोलीय दर्पण? अभी हमने क्या लिया था? एक कांच का खोखला गोला लिया था। क्या लिया था? कांच का खोखला गोला लिया था। इसको पूरा करो तो एक गोला ही तो बनता है इस तरह से, ठीक है। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, ध्यान से समझो इधर। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्लियर? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके एक ओर रेड ऑक्साइड या मरकरी की पॉलिश होती है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड की भी हो सकती है, ठीक है। दोबारा सुनो, क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक ओर रेड ऑक्साइड या मरकरी की पॉलिश होती है। क्लियर? समझ में आया ना? तो ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, दो प्रकार के होते हैं। देखो इधर, ये वाला जो दर्पण होता है जिसके अंदर की ओर पॉलिश होती है, बाहर उभरा हुआ होता है, तो ये दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है,
और ये होता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो इसमें देखो, इसमें जो अगर हम परावर्तन देखें इन दोनों दर्पण में तो कहाँ पे दिखेगा परावर्तन? इधर तो पॉलिश वाला तल है, इधर से तो कोई दिखेगा नहीं, तो क्या होगा, प्रकाश किरण जब इधर साइड पड़ेगी तो क्या होगा, परावर्तन होगा। तो इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो किससे होता है, उभरे हुए तल से होता है। और अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ से होता है, धसे हुए तल से होता है, क्योंकि दूसरी तरफ पॉलिश है तो उससे परावर्तन होगा नहीं। तो अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो परावर्तन धसे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्लियर हुआ? ये दर्पण समझ में आया ना? ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस related to spherical mirror। ठीक है, spherical mirror। तो ध्यान से देखो, ये देखो इधर हमने ये ले लिया, ये कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ये देखो, ये पॉलिश हमने कर दी उभरे हुए भाग पे। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये वाला कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो ये जो बिंदु होता है, ठीक है, इसके बारे में अभी बताएंगे। तो अब ध्यान से समझो, पहले हम आपको डेफिनेशन बताने वाले हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम इन गोलों को पूरा करें या इन दर्पणों को पूरा करें तो गोला बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको पूरा करें तो ये भी एक गोला बनेगा। ठीक है, उधर गोला बन जाएगा। और हम जानते हैं प्रत्येक गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है, हर एक गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है कि नहीं होता। तो ध्यान से समझना वक्रता केंद्र की डेफिनेशन। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन होती है, क्या होता है कि उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया ना, क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर? तो ये वक्रता केंद्र की डेफिनेशन समझ में आई। इसे कैपिटल सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र। दूसरी डेफिनेशन है इसकी ध्रुव। ठीक है, दूसरी क्या है, ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है पोल। ध्रुव क्या होता है, इधर ध्यान से सुनो, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव पी कहलाता है। क्लियर? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव पी कहलाता है। तीसरी हेडिंग है तुम्हारी, तीसरी हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्यान से समझो। मुख्य अक्ष होता है, देखो, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को
मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, क्लियर। ये जो मुख्य अक्ष है ये बहुत लंबी हो सकती है। ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा। ठीक है, तो क्या होता है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ? ये सब अब आगे है। अगली हेडिंग है तुम्हारी फोकस एफ, है ना। फोकस क्या होता है? फोकस, ठीक है, फोकस। ठीक है, तो फोकस ध्यान से समझो, दोनों के लिए फोकस कैसे बताएंगे। ठीक है, इधर देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस एफ कहते हैं। क्लियर? दोनों को ध्यान से देखो। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? फोकस एफ कहते हैं। अगर इसके लिए बात करें तो क्या होगा, देखो मुख्य अक्ष यही होती है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस एफ कहते हैं। अगर दोनों को मिला के कहोगे तो कैसे कहोगे, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस एफ कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव पी से फोकस एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये वाली दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है। हो गया कंप्लीट? ठीक है, समझ में आया?